नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। आज देश में गाजर घास एक गंभीर समस्या के रूप में बड़ी तेजी से पैर पसार रही है और ये फसलों से प्रतिस्पर्धा कर इनकी उत्पादकता में कमी कर देती है। साथ ही मनुष्य जब इस घास के संपर्क में आते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए गाजर घास का समय रहते नियंत्रण करना जरूरी है। तो आप कैसे करें गाजर घास का नियंत्रण, इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोनेडा के डॉक्टर सरदार मल यादव से। आज मैं किसानों को जो खरीफ फसलों का मुख्य खरपतवार है गाजर घास, उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। गाजर घास भारत में लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है। इसके कुछ जगह इसको चटक चांदनी के नाम से भी जाना जाता है। ये घास काफ़ी विनाशकारी होने के साथ साथ ही बहुत ही तीव्र गति से फैलता जा रहा है। गाजर घास के बारे में जिस प्रकार से कई सालों से कई अभियान चलाए जा रहे हैं, भारत सरकार द्वारा भी चलाए जा रहे हैं, क्योंकि ये हानिकारक होने के साथ साथ मनुष्य के लिए नहीं, फसलों के साथ साथ जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, सभी के लिए हानिकारक है। मानव शरीर में होने वाली विभिन्न बीमारियों में जैसे श्वास की बीमारी होती है, इसके जिस समय फूल आते हैं, फूल के कण परागण मानव शरीर के अंदर नाक श्वास के द्वारा चले जाते हैं और उसके अंदर श्वास की बीमारी हो जाती है। साथ साथ ही त्वचा की बीमारियां भी इसमें काफ़ी मात्रा में फैलाती हैं। और पशुओं के अंदर जिस प्रकार से गर्भवती जो पशु होते हैं उनके अंदर अबॉर्शन वाली स्थिति भी इसके कारण हो जाती है, क्योंकि जो अन्य खरपतवार हैं उसके साथ साथ इसको भी पशुओं को खिला दिया जाता है। ये सभी जगह जो खाली ज़मीन जहाँ भी पड़ी हुई है वहाँ पे बहुतायत में फैलता रहता है। इसकी जिस प्रकार से वृद्धि के बारे में अपन बातें करें तो ये कम से कम एक पेड़ के 10 से 15 हज़ार बीज मिलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाते हैं और वहीं अंकुरित होकर के उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। कहीं भी जो सार्वजनिक जगह है, स्कूल कॉलेज सभी जगह पे या खाली जगह जितने रोड की साइड में होती है उनको हर साल अभियान चला करके उखाड़ने की भी सरकार बहुत कोशिश कर रही है। अभियान चलाए जाते हैं, सभी विभाग भी इसमें रुचि ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके फैलने की इतनी तीव्रता है कि खाली जगह में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके साथ साथ फसल को भी बहुत नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि जिस खेत के अंदर ये हो जाता है उसके अंदर उसकी कम से कम 50% पैदावार गिर जाती है। इसके नियंत्रण के लिए ऐसे कीटों को रखा जाता है जो गाजर घास को अच्छी तरह से नष्ट करने में सक्षम होते हैं और अन्य उपयोगी फसल या वनस्पतियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते। जून से अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में बीटल कीट अधिक सक्रिय रहता है और 1 एकड़ के लिए लगभग 3 से 4 लाख कीटों की आवश्यकता होती है। केशिया, टोरा, गेंदा, प्रोफेशिया, परपूरिया, जंगली, चलाई जैसे कुछ पौधों की बुवाई मानसून से पहले अप्रैल मई में करने से गाजर घास ग्रसित क्षेत्र का प्रसारण कम होने लगता है। गाजर घास से जैविक खाद बनाकर हम पर्यावरण सुरक्षा कर सकते हैं। निंदाई कर हम जहां एक तरफ खेतों से गाजर घास एवं अन्य खरपतवारों को निकालकर फसल की सुरक्षा करते हैं, वहीं इन उखाड़ी हुई खरपतवारों से वैज्ञानिक विधि अपनाकर अच्छा जैविक खाद प्राप्त कर सकते हैं, जिसे फसलों में डालकर पैदावार बढ़ाई जा सकती है। जहाँ तक इसके नियंत्रण के बारे में बताएं तो ये जहाँ भी नदी नाले या रोड साइड में जहाँ भी होता है वहाँ पे पहला तो ये होता है कि इसको उखाड़ दिया जाए। जिस प्रकार से इसके फूल बनते हैं, बीज बनने से पहले इसको उखाड़ दिया जाए तो भी काफ़ी है। उसके अलावा कुछ रासायनिक वो होते हैं जैसे एट्राजीन है और मेट्रोब्यूटेरिन भी एक आती है दवा, उसका भी अगर स्प्रे कर दिया जाए तो ये काफ़ी मात्रा में नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक स्प्रे का सबसे बड़ा इफेक्टिव काम होता है कि अर्ली स्टेज में बीज बनने से पहले ही इसके ऊपर अगर स्प्रे कर दिया जाए तो ये इसका नियंत्रण किया जा सकता है। अनार एक ऐसी बागवानी फसल है जिसे एक बार लगाने पर कई साल तक फल मिलते रहते हैं। अनार को सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक और पोषक तत्वों से भरपूर फल माना जाता है। साथ ही इससे अच्छी आमदनी भी हो जाती है। अगर आप भी अनार की बाग लगाना चाहते हैं तो शुरू से ही कुछ बातों का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार किसान बाग तो लगा देते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस प्रकार के नुकसान से बचने के लिए आप अनार की बागवानी कैसे करें, आइए जानते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा से। तो यहाँ पर भगवा और सुपर भगवा और रूबी अच्छी आमदनी दे सकती हैं। इनका
चयन हम कर सकते हैं अपने खेत में लगाने के लिए। और इसके लिए हमको फील्ड प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे लगाएं उसको, तो इसके लिए हमको प्लांटिंग हम कर सकते हैं। जैसे अगर आपका क्षेत्र जो है इसमें पानी की उपलब्धता है तो हम इसको फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। अगर पानी की उपलब्धता नहीं है तो हम इसको रेनी सीजन में प्लांटिंग करवाते हैं, जैसे कि जुलाई और अगस्त में। पौधारोपण के एक माह पूर्व 60 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई के आकार में गड्ढे खोदकर 15 दिनों तक खुला छोड़ दें, जिसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 15 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, यूरिया 60 ग्राम, डीएपी 50 ग्राम, क्लोरोपायरीफास चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। गड्ढे भरने के बाद सिंचाई करें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से जम जाए। इसको फिल करने का मुख्य उद्देश्य यही है, इसमें ये सारे पोषक तत्व और फ्यूराडान ऐड करने का मुख्य उद्देश्य इसमें निमेटोड को कंट्रोल करना रहता है। तो गड्ढा फिल करने के टाइम पे ये हमको ध्यान रखना है। और 1 महीने के बाद इसको हम गड्ढा फिल कर देंगे, या फिर हम रेनी सीजन स्टार्ट होने से पहले ये हम गड्ढा फिल करके छोड़ देंगे। फिर प्लांटिंग करने के टाइम पे हमको इसी गड्ढा जो फिल हुआ गड्ढा है इसी में पौधा रोपण करना है। इसके लिए हमको 2-3 दूरी पे हम लगा सकते हैं, जैसे कि हमको 4.5 × 3 मीटर की डिस्टेंस पे लगा सकते हैं। इसमें हम 740 पौधे पर हेक्टर आएंगे। और हमको 5 × 4 में भी लगा सकते हैं और 5 × 5 में भी लगा सकते हैं। ये गणेश वैरायटी के लिए काफ़ी उपयुक्त है। और अगर हमको ज़्यादा स्पेसिंग पे जाना है तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये मॉडर्न युग है। कम स्पेसिंग में अच्छे से मेंटेन करके हमको पौधा लगाना चाहिए। कि अब तक के अनुसंधान के मुताबिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए अगर 2 पौधों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो प्रति पेड़ पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि ज्यादा पेड़ होने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन करीब 1.5 गुना हो जाता है। परंपरागत तरीके से अनार के पौधों की रोपाई करने पर 1 हेक्टेयर में लगभग 400 पौधे ही लग पाते हैं, जबकि नए अनुसंधान के अनुसार 3 × 3 मीटर की दूरी पर अनार के पौधों की रोपाई की जाए तो 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगने से पैदावार 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। साथ में ही हमको इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि जैसे कि हमारा पौधा जब बढ़ रहा है तो उसमें हमको इसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 500-500 ग्राम में तीनों देना है। लेकिन नाइट्रोजन में ये ध्यान रखना है कि हमको नाइट्रोजन कब देना है। नाइट्रोजन का आधा डोज प्रूनिंग के जस्ट बाद देना है और बचा हुआ आधा 250 ग्राम फ्लावरिंग के टाइम पे देना है। और साथ में जो हमारा वो होता है कि फास्फोरस और पोटास प्रूनिंग के 3 महीने बाद हमको वो दे देना है। साथ में ये ध्यान रखना है कि जब भी हम फर्टिलाइजर अप्लाई करेंगे तो उसमें पानी देना आवश्यक है। ड्रिप सिंचाई अनार के लिए उपयोगी साबित हुई है। इसमें 43% पानी की बचत एवं 30 से 35% उपज में वृद्धि पाई गई है। ड्रिप द्वारा सिंचाई विभिन्न मौसम में उसकी आवश्यकता के अनुसार करनी चाहिए। और तीसरी बात इसमें आती है कि पौधे का प्रबंधन कैसे किया जाए बाद में। तो प्रबंधन करने के लिए हमको इसमें सबसे जरूरी है प्रूनिंग। प्रूनिंग इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें फल जो है नई कलिकाओं पे आते हैं और इसके लिए हमको हर साल प्रूनिंग करना पड़ता है। इसमें फल 3 बार हम 1 साल में ले सकते हैं, लेकिन हमको अगर क्वालिटी फ्रूट्स चाहिए तो मैक्सिमम 2 बार लेंगे। अगर एक ही फसल लेंगे, अस्त बार अगर हम लेंगे तो जनवरी फरवरी में हमको फल मिल जाएंगे। उस समय पर मार्केट में कोई दूसरा फल नहीं होता है, तो इससे हमको बहुत ही अच्छी आमदनी हो सकती है। अनार में वर्ष में 3 बार जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर और जनवरी फरवरी में फूल आते हैं। व्यावसायिक रूप से केवल 1 बार की फल ली जाती है और इसका निर्धारण पानी की उपलब्धता एवं बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं होती है वहां मृग बहार से फल लिए जाते हैं, तथा जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होती है वहां फल अम्बे बहार से लिए जाते हैं। बहार नियंत्रण के लिए जिन बहार से फल लेने हो उसके फूल आने से 2 माह पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। तो इसके लिए हमको प्रूनिंग करना पड़ेगा। दूसरा हमको एक बहार ट्रीटमेंट बोलते हैं वो भी करना पड़ेगा।
इसका फ्लावर ड्रॉप करवा के या फिर इसको विद वाटर को उसका रोक के, ताकि फूल ना बने। रेनी सीजन के फूलों को हम ज़्यादा अवॉइड करेंगे। तो इसके लिए और प्रूनिंग के लिए हमको इसमें मल्टी स्टेम प्रूनिंग में जाना है, जैसे कि 60 से 70 सेंटीमीटर ज़मीन से दूरी ऊपर हाइट छोड़ के उसके बाद हमको 6 से 7 या 5 से 6 कलिकाओं को छोड़ना है, बाकी का ऊपर सबका सब प्रून कर देना है। तो जितनी भी नई कलिकाएं निकलेंगी उसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आएगी और इससे हमको बहुत ही मुनाफा होगा। अब हम बात करते हैं कि वेल इस्टेब्लिश ऑर्चर्ड अगर हो गया है हमारा, तो उसमें कोई जैसे बीमारी आती है या फिर कुछ भी आता है, जैसे कि इसमें विल्ट का एक प्रॉब्लम रहता है, तो विल्ट को प्रॉब्लम के लिए हमको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे पैसिलोमाइसिस लिलिएसिनस और ट्राइकोडर्मा विरिडी, इसको हम वर्मी कंपोस्ट में मिक्स करके 5 से 7 दिन तक छोड़ देते हैं। उसके बाद वो वर्मी कंपोस्ट एनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट हम इसकी जड़ों के चारों तरफ मिलाकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ताकि जड़ के जरिए वो हमारा विल्ट जो है कंट्रोल में किया जा सके। और ये जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो इससे हमको निजात मिल सकती है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिला कृषि मौसम इकाई संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान बादल छाए रहने की संभावना है, हल्की वर्षा भी हो सकती है। इन 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगले 2 दिनों के दौरान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्षा जल संचयन के लिए खेत का तालाब या प्लास्टिक की पानी की टंकी का निर्माण करें और वर्षा जल का संरक्षण करें। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्तमान मौसम की स्थिति सफेद मक्खी के लिए अनुकूल है। किसान भाई सुबह के समय खेत का निरीक्षण करें और पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद अंडाकार या सफेद मोम के फूल से ढके पीले शरीर वाले छोटे निम्फ दिखाई दे सकते हैं। पत्ती की ऊपरी सतह पर संख्या 8 से 12 आर्थिक नुकसान स्तर तक पाए जाने पर रोकथाम के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें, या रसायनों में स्पाइरोमेसिफेन की 1.20 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। कपास की फसल में गुलाबी सुंडी की उपस्थिति और नुकसान का निरीक्षण लगातार करते रहें। अगर आर्थिक नुकसान स्तर 10% तक क्षतिग्रस्त टिंडे दिखाई दे तब इमेमेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 5 ग्राम मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की फसल में बिकानी रोग के नियंत्रण के लिए पौध की जड़ को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 6 घंटे तक डुबो कर रोपाई करें। धान की रोपाई के बाद 15 दिनों तक खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर पानी खड़ा रखें। इसके लिए समय समय पर सिंचाई करते रहें। नील हरित शैवाल का 1 पैकेट प्रति एकड़ प्रयोग उन्हीं खेतों में करें जहां पानी खड़ा रहता हो, ताकि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सके। मूंगफली की खड़ी फसल में संधि विगलन रोग, जिसे कर्ल रॉड के नाम से जानते हैं, की रोकथाम के लिए प्रोपिकोनाजोल 25 EC दवा की या हेक्साकोनाजोल 5 EC दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर मृदा निक्षेप या सिंचाई पानी के साथ 200 मिलीलीटर प्रति बीघा की दर से देवें। ग्वार की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और तांदला के नियंत्रण के लिए इमेजाथापर 10 SL सक्रिय तत्व की 40 ग्राम मात्रा या व्यापारिक उत्पाद 400 ग्राम मात्रा को 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 30 से 35 दिन के बाद छिड़काव करें। छिड़काव के दौरान मिट्टी में उचित नमी होना जरूरी है। किसान भाई ध्यान रखें कि इस खरपतवार नाशी द्वारा उपचारित खेत में आगामी रबी मौसम में सरसों की बुआई करने पर उसकी अंकुरण क्षमता प्रभावित हो सकती है। किन्नू के बागों में लीफ माइनर, सिट्रसिला एवं रेड स्पाइडर माइट और तंबाकू का लट आदि की रोकथाम के लिए ट्राइजोफास 40 EC दवा की 2.5 मिलीलीटर
प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। नए बाग लगाने के लिए पहले से तैयार गड्ढों में पौधे लगाने का उपयुक्त समय है। मुर्गियों में रानीखेत रोग होने का खतरा रहता है, इसके लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर लगवा लें और दूसरा R2B का टीका 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। नवंबर माह में अंडे प्राप्त करने के लिए मुर्गियों के चूजे पालने के लिए यह समय उपयुक्त है, अतः मुर्गीशाला की सफाई करके चूजे पालना शुरू करें व सही ब्रूडिंग करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मानपुरा, जिला कोटा के कृषक संतोष कुमार ने। आप खरीफ फसलों में कीटों के बचाव के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो संतोष कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तो इन सब में आप जो भी फसल लगाएंगे खरीफ के मौसम में, ऐसे भी कीड़े व्याधियों का प्रकोप थोड़ा सा रबी के मौसम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसमें किसान भाई थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो आगे चल के उनका फसल जो है पैदावार भी अच्छी होगी और आमदनी भी जो है वो बढ़ेगी। खर्च कम होगा तो आमदनी बढ़ेगी। तो इसके लिए किसान भाई कुछ सावधानियां हैं जो रखें। मक्के का फसल बहुतों ने लगा दिया होगा या लगाने वाले होंगे, तो मक्के का फसल जो है वो बीज जब डालते हैं हम, उसके 10-12 दिनों 15 दिनों तक में जो है दो पत्ते का हो जाता है, 2 से 3 पत्ते का जो फसल है वो हो जाता है 15 से 20 दिन में। तब किसान भाई क्या करेंगे, उसमें जहाँ पर देखा जाता है कि कीड़े का प्रकोप होता है, तो उनके खेतों में मक्के में कीड़े का प्रकोप हुआ था। तना भेदक सुंडी तने में छेद करके उसे अंदर से खाती है, जिससे गोब एवं तना सूख जाता है। यह मक्के के लिए सबसे अधिक हानिकारक कीट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी सुंडियां 20-25 मिलीमीटर लंबी और स्लेटी सफेद रंग की होती है, जिसका सिर काला होता है और 4 लंबी भूरे रंग की लाइन होती है। इसकी सुंडियां तनों में सुराख करके पौधों को खा जाती है, जिससे छोटी फसल में पौधों की गोब सूख जाती है। बड़े पौधों में ये बीज के पत्तों पर सुराख बना देती है। इस कीट के आक्रमण से पौधे कमजोर हो जाते हैं और पैदावार बहुत कम हो जाती है। तो दानेदार कीटनाशी है, फिप्रोनिल 3G के नाम से आता है। इसका 10 से 12 दाना या कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G का 8 से 10 दाना प्रति गाभा प्रत्येक पौधे के गाभा में डाल देंगे, जिससे किसान भाइयों को 1 से 1.5 महीने का जो है कीड़ों से बचाव हो जाएगा। उसी तरह जैसे धान के फसल में रोपाई करने के लिए जो बिचड़ा तैयार करते हैं, वैसे जगह बहुत तनाछेदक, गौलमीज और भी तरह के बहुत सारे कीड़ों का प्रकोप होता है। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि पौधशाला में ही कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। तो पौधशाला में कीड़ों से बचाव के लिए किसान भाई प्रति 100 वर्ग मीटर में 200 से 250 ग्राम का फिप्रोनिल 3G दानेदार कीटनाशी जो है वो उसका प्रयोग कर देंगे। उसी तरह कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G का भी 200 से 250 ग्राम का प्रयोग करेंगे, जिससे आगे आने वाले कीड़ों से बचाव होगा। एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। गर्मियों में खेत की गहराई जुताई करके मिट्टी में मौजूद कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। सही फसल चक्र अपनाना, अर्थात एक ही फसल को उसी खेत में बार बार नहीं ले, इससे कई कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। किसान भाइयों, दवा तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं। जैसे खेतों के अगल बगल में किनारे में मेड़ों पर खरपतवार ना छोड़ें।
खरपतवार जो होते हैं कीड़ों का घर बन जाते हैं और ये आगे चल के आपको नुकसान करेंगे। दूसरी, खेत पे कभी भी कच्चे गोबर का प्रयोग ना करें, इनसे दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है। थोड़ा सा सावधानी ये देखना है कि जिनका खेत पहाड़ों के बगल में वृक्षों के पास जिनका है उन पे देखें कि कटुआ कीट का जो है वो प्रकोप ना हो। तो ऐसे ज़मीन के अंदर ये रहते हैं और किसानों को तब पता चलता है जब उनके पौधे सूख के गिर जाते हैं या तुरंत से मर जाते हैं। तो इसके लिए किसान भाई क्या करेंगे, दानेदार कीटनाशी है, तरल जो है क्लोरपाइरिफॉस इत्यादि का प्रयोग करेंगे। अगर पानी है तो तरल का भी प्रयोग कर सकते हैं और हल्का पानी है ये दानेदार या तरल दोनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ सावधानियां हैं जिनके प्रयोग से किसान भाई खरीफ के मौसम में फसलों पर कीड़ों के प्रकोप से बचाव हो सकता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।